18वीं सदी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आई। कभी बहुत ताकतवर मुगल साम्राज्य अंदरूनी कलह और बाहरी दबावों से कमजोर होकर टूटने लगा। इस खाली जगह में एक नई ताकत आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले मसाले और कपड़े के व्यापारी, कंपनी ने धीरे धीरे अपना असर बढ़ाया, टूटे हुए राज्यों का फायदा उठाया। 18वीं सदी के आखिर तक इंडिया का बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में था। अब सबसे ताकतवर ब्रिटिश के सामने एक मुश्किल काम था, इतने बड़े और अलग अलग तरह के देश पर राज करना। उन्हें एक ऐसी सोसाइटी मिली जो पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों में डूबी थी, उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग। इन दो अलग अलग संस्कृतियों, ब्रिटिश और इंडियन, के मिलने से एक पेचीदा रिश्ता बना, जिसने आने वाले कई सदियों तक भारत के भविष्य को आकार दिया। अक्ल और तरक्की के एनलाइटनमेंट विचारों से प्रभावित ब्रिटिश खुद को सभ्यता के रक्षक मानते थे। उन्होंने नेटिव्स को सभ्य बनाने का काम शुरू किया, जिसके इंडियन सोसाइटी पर दूरगामी परिणाम हुए। ये निबंध ब्रिटिश के इंडियन सोसाइटी को बदलने की कोशिशों को दिखाता है, उनके रिफॉर्म्स, उनका असर और उनके पीछे छोड़े गए जटिल निशानों को देखता है। ब्रिटिश राज की नींव में एक बुनियादी विश्वास था, अपनी संस्कृति की बड़ाई में। वो इंडियन सोसाइटी को पिछड़ा, अंधविश्वासी और सुधार की जरूरत वाला मानते थे। ये विश्वास उस समय के यूरोपीय सोच से आया था, जिसने नेटिव्स को सभ्य बनाने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश के लिए सभ्य बनाने का मतलब था अपने मूल्य, विश्वास और सिस्टम इंडियन सोसाइटी पर थोपना। इसमें कई तरीके शामिल थे, जैसे शिक्षा, सामाजिक सुधार, कानूनी बदलाव और पश्चिमी विचारों और संस्थाओं का आना। लेकिन उनका मिशन विरोधाभासों और जटिलताओं से भरा था। ब्रिटिश इंडिया को आधुनिक बनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन साथ ही अपना नियंत्रण बनाए रखना और संसाधनों का फायदा उठाना चाहते थे। इससे ऐसी नीतियां बनी जो अक्सर स्वार्थी और शोषणकारी थीं। एक ऐसा सिस्टम बना जो उपनिवेश बनाने वालों को फायदा पहुंचाता था, उपनिवेश वालों की कीमत पर। सभ्य बनाने की इच्छा और औपनिवेशिक शासन की हकीकत के बीच टकराव ने एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी गतिशीलता पैदा की, जो भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती थी। ब्रिटिश ने एजुकेशन को बदलाव का एक जरूरी औजार माना, इंडियन लोगों को ज्ञान देने और उन्हें आदर्श ब्रिटिश नागरिक बनाने का एक तरीका। उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियन लोगों में तर्क, समझदारी और नैतिक जिम्मेदारी आएगी। इससे स्कूल और कॉलेज बने जो वेस्टर्न ज्ञान और मूल्यों को सिखाते थे। अंग्रेजी, प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा बन गई, जिससे अंग्रेजी बोलने और पश्चिमी संस्कृति से परिचित भारतीयों का एक नया वर्ग बना। हालांकि शिक्षा प्रणाली की आलोचना भी हुई। राष्ट्रवादी नेताओं ने तर्क दिया कि इसे ऐसे भारतीयों का वर्ग बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जो खून और रंग में भारतीय थे, लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी। मैकाले के कुख्यात ब्राउन साहिब, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इसने भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत से अलग कर दिया। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देते हुए बड़े पैमाने पर पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों की उपेक्षा करती थी, जिससे सांस्कृतिक अलगाव की भावना पैदा होती थी। अंग्रेजों ने उन सामाजिक प्रथाओं से निपटकर भारतीय समाज में सुधार लाने की भी कोशिश की, जिन्हें वे बर्बर और अमानवीय मानते थे। उन्होंने सती, कन्या भ्रूण हत्या और जाति व्यवस्था जैसी प्रथाओं को लक्षित किया। उन्हें खत्म करने या संशोधित करने के लिए कानून और नियम बनाए। ये सुधार सामाजिक प्रगति में एक वास्तविक विश्वास और भारतीय समाज के हाशिए के वर्गों के कष्टों को कम करने की इच्छा से प्रेरित थे। हालांकि सामाजिक सुधार के लिए ब्रिटिश दृष्टिकोण को अक्सर भारतीय संस्कृति और धर्म की बारीकियों के प्रति दखल देने वाला और असंवेदनशील माना जाता था। परंपरा में गहराई से निहित प्रथाओं को खत्म करने के उनके प्रयासों को भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो इन सुधारों को अपने जीवन के तरीके पर हमले के रूप में देखते थे। सुधार आंदोलन हालांकि नेकनीयती से अक्सर सामाजिक तनाव और विभाजन पैदा करता था, ऊपर से परिवर्तन थोपने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता था। भाग 5, एक नए अभिजात वर्ग का उदय। पश्चिमीकृत भारतीय ब्रिटिश सुधारों, विशेष रूप से शिक्षा में
पश्चिमी शिक्षित भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी में धारा प्रवाह पश्चिमी विचारों और साहित्य के संपर्क में और अक्सर औपनिवेशिक प्रशासन में कार्यरत उन्होंने एक नया अभिजात वर्ग बनाया जो दो दुनियाओं में फैला हुआ था। इस अभिजात वर्ग ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के बौद्धिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से कई ने उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों को अपनाया। इन विचारधाराओं का उपयोग औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने और अधिक स्वायत्तता की वकालत करने के लिए किया। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की और सामाजिक और राजनीतिक सुधार पर बहस में लगे रहे। ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम इस पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6 प्रतिरोध और सुधार, एक जटिल इंटरप्ले। भारतीय समाज को सभ्य बनाने के ब्रिटिश प्रयासों को बिना किसी चुनौती के नहीं छोड़ा गया। जबकि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने सुधारों का स्वागत किया, दूसरों ने उनका विरोध किया, उन्हें अपने पारंपरिक जीवन के तरीके के लिए खतरा माना। इस प्रतिरोध ने शांतिपूर्ण विरोध और याचिकाओं से लेकर सशस्त्र विद्रोह तक कई रूप धारण किए। इस प्रतिरोध के लिए ब्रिटिश प्रतिक्रिया अक्सर कठोर और समझौता न करने वाली थी, जिससे और आक्रोश पैदा हुआ और राष्ट्रवाद की लपटों को हवा मिली। प्रतिरोध और सुधार के जटिल परस्पर क्रिया ने औपनिवेशिक शासन की गतिशीलता को आकार दिया, बल और जबरदस्ती के माध्यम से परिवर्तन थोपने की सीमाओं पर प्रकाश डाला। भाग 7 सुधार की विरासत, एक मिश्रित टेपेस्ट्री। भारतीय समाज को सभ्य बनाने के ब्रिटिश प्रयासों ने एक मिश्रित विरासत छोड़ी। एक ओर उन्होंने नए विचारों और संस्थानों की शुरुआत की जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में योगदान दिया। शिक्षा प्रणाली ने अपनी खामियों के बावजूद एक नए बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया और एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। सामाजिक सुधारों, हालांकि अक्सर असंवेदनशील तरीके से लागू किए जाते थे, ने कुछ सबसे शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त कर दिया और एक अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर ब्रिटिश सुधारों के नकारात्मक परिणाम भी हुए। पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति पर जोर देने से भारतीय समाज के कुछ वर्गों में सांस्कृतिक अलगाव की भावना पैदा हुई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय किसानों की दरिद्रता हुई और पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ। उनके द्वारा बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था उनके नियंत्रण को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी, जिससे भारतीयों को शासन में किसी भी सार्थक भागीदारी से वंचित कर दिया गया था। भाग 8 निष्कर्ष, सफलता या विफलता। भारतीय समाज को सभ्य बनाने का ब्रिटिश मिशन एक जटिल और बहुआयामी प्रयास था। यह आदर्शवाद, पितृत्व और स्वार्थ के मिश्रण से प्रेरित था। जबकि अंग्रेज कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सफल रहे, उन्हें प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा और वे अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहे। अंततः भारत को सभ्य बनाने के ब्रिटिश प्रयास केवल आंशिक रूप से सफल रहे। उन्होंने एक मिश्रित विरासत छोड़ी जो आज भी भारत को आकार देती है। उत्तर औपनिवेशिक युग में भारत के लिए चुनौती अपने औपनिवेशिक अतीत को अपने वर्तमान के साथ मिलाने, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करने की रही है। भाग 9 सारांश, परिवर्तन के युग से मुख्य बातें। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज को सभ्य बनाने का एक ठोस प्रयास देखा गया। अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने शिक्षा, सामाजिक रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं में सुधार लाए। जबकि इन सुधारों से कुछ सकारात्मक बदलाव आए, उन्हें अक्सर असंवेदनशील तरीके से लागू किया गया। भारतीय समाज की जटिलताओं को नजरअंदाज करते हुए ब्रिटिश प्रयासों ने प्रशंसा और प्रतिरोध दोनों को जन्म दिया, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की रूपरेखा को आकार दिया। इस युग की विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है, जो उपनिवेशवाद की चुनौतियों और अंतर्विरोधों की याद दिलाती है।